जैसे आपका ऑलरेडी पीसीएस क्लियर हो रखा था और अभी जब ये रिजल्ट आया तो कुछ फील हुआ? हाँ, ऑब्वियसली हर एक सिलेक्शन के साथ एक खुशी तो मिलती है जब आप पीडीएफ में अपना नाम पढ़ते हैं। मेरा मोटिवेशन तो मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं। मेरी फैमिली में कोई सिविल सर्विसेज में नहीं रहा है। सो मैम, आपने जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो कोचिंग लिया या सेल्फ स्टडी से कैसे किया था? चाहे वो यूपी पीसीएस रहा है चाहे बिहार पीसीएस, मैंने दोनों में कोई कोचिंग में मैंने एनरोलमेंट नहीं किया है। प्री और मेंस दोनों की अगर हम बात करें तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए तैयारी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन जो है वो मिक्स करके करनी चाहिए। बहुत अगर आप सोचें कि पहले प्रीलिम्स निकल जाए फिर मेंस की तरफ जाएं, तो मेंस में जितना कम टाइम होता है उतने कम टाइम में आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। देखिए, पीवाईक्यू के लिए मुझे लगता है एक आई दृष्टि मैंने फॉलो की है, लास्ट ईयर भी फॉलो की थी, इस बार भी बीपीएससी के लिए भी फॉलो की थी। मुझे लगता है कि घटना चक्र बेसिकली पीवाईक्यू ही है। हाँ, जो टेस्ट सीरीज होते हैं मैम वो फिर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो खुद से ही करने होते हैं जो जीरोक्स वगैरह मिलते हैं? देखिए, प्रीलिम्स में तो मैं कहूँगी कि आपको जाके टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में वो डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट, आपकी ओवरऑल रैंकिंग क्या बन रही है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट और फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ हैं सेवी दुबे मैम, जिन्होंने पहले यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया था। अब मैम के साथ हमने पहले भी इंटरव्यू किया था और अभी हाल ही में जो बीपीएससी का रिजल्ट आया 28 रैंक के साथ एक्साइज सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है उसको मैम ने अचीव किया है। सो आज हम मैम की जर्नी जानेंगे, स्ट्रैटेजी जानेंगे और क्या बुक लिस्ट फॉलो करी और मैम कैसे मल्टीपल जो पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं उनको टारगेट करते हैं अलॉन्ग विथ यूपीएससी। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मैम के साथ डिस्कस करना। सो मैम, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शैवी दुबे है और मैं सिहोरा डिस्ट्रिक्ट जबलपुर एमपी को बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी प्रिपरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन, जो कि मेरा बीएससी रहा है मैथ्स ऑनर्स, उसके बाद स्टार्ट की थी। और लास्ट ईयर मैंने अभी मतलब 2023 में ही यूपी पीसीएस में क्रैक किया था और ये बीपीएससी में मतलब बैक टू बैक आप कह सकते हैं एक साल में दूसरा पीसीएस में सफलता मिली है मुझे। राइट मैम, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आपसे बात करी थी तो आपने बताया था कि आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी भी दिया फिर स्टेट पीसीएस। तो मैम, आपने कितने एग्ज़ाम्स दिए और कैसे आप अपनी तैयारी स्टार्ट करे थे? अच्छा, मैंने यूपीएससी दिया हुआ है। उसके अपार्ट मैंने स्टेट्स में एक बीपीएससी का, यूपी पीसीएस का और उत्तराखंड, 3 स्टेट्स दिए थे और उत्तराखंड में भी मैं इंटरव्यू तक गई थी। और ये मल्टीपल एग्ज़ाम्स इसलिए बिकॉज अब अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत हद तक एक जैसे ही होते जा रहे हैं सिलेबस। जैसे यूपी पीसीएस तो बिल्कुल अलाइन हो चुका है और अगर आप लास्ट ईयर का बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखें तो वो भी बहुत हद तक यूपीएससी से अलाइंड क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। तो मोर और लेस अगर आप एक एग्ज़ाम की भी डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा चेंजेस आपको ज़रूरत होते हैं स्टेट लेवल पे और आप इजीली सब टारगेट कर सकते हैं। तो वही सोचते हुए मैंने सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट किया था। जैसे मैम, आप एमपीज़ हैं बट आपने एमपीपीसीएस के बारे में नहीं बताया। एक्चुअली मैंने एमपीपीसीएस दिया नहीं, पहले उसमें कुछ समय से कोर्ट केस चल रहा था जिसके कारण 2019-20 से रिज़ल्ट पेंडिंग थे, तो उस वजह से मैंने लिखा नहीं, इसलिए मैंने एमपीपीसीएस के बारे में नहीं बताया आपको। ओके मैम, जैसे आपका ऑलरेडी पीसीएस क्लियर हो रखा था और अभी जब ये रिजल्ट आया तो कुछ फील हुआ कि कुछ एक बड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पीसीएस का जॉब था? हाँ, ऑब्वियसली हर एक सिलेक्शन के साथ एक खुशी तो मिलती है जब आप पीडीएफ में अपना नाम पढ़ते हैं और ये लगता है कि आपने जो इतने साल मेहनत की है किसी भी डायरेक्शन में और वो एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रही है, तो वो डेफिनेटली बहुत खुशी का पल था मेरे लिए। ओके मैम, जैसे कि आपका पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था तो आप उसके ट्रेनिंग में नहीं गए थे या फिर अभी प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ, मैंने ट्रेनिंग में एक जो गेजेटेड एक्सटेंशन मिलता है वो एक्सटेंशन लिया हुआ था और उसका रीज़न भी यही था कि जब मेरा यूपी पीसीएस का रिज़ल्ट आया था तब तक मैं इसका मेंस लिख चुकी थी बीपीएससी का और पेपर अच्छा था, तो होपफुल थी कि कुछ उससे अच्छा मिल सकता है, इसलिए मैंने एक्सटेंशन ले लिया था। तो एक्सटेंशन में रहते रहते ही ये रिज़ल्ट मिल गया। ओके मैम, जब आपने तैयारी स्टार्ट करी थी तो कब से करी थी और कितना टाइम हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए? देखिए, मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी 2018 से प्रिपरेशन करना और स्टेट के लिए तो मैंने लास्ट ईयर से ही किया था। यूपी पीसीएस में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था, सेकंड अटेम्प्ट पे हुआ था और बीपीएससी में भी मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। तो यूपीएससी वाली जर्नी आप कह सकते हैं 2018 से, बाकी स्टेट स्पेसिफिक मैं लास्ट 2 ईयर से ही प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके मैम, मैम अराउंड अगर देखें आपको 5-6 साल हो गए तब जाके सफलता मिली है, तो ये जो स्ट्रगल का टाइम रहा उसके बारे में बताएं मैम कि कैसे आप अपने आप को कॉप अप करते थे, मैनेज करते थे आगे की पढ़ाई के लिए?
देखिए मुझे लगता है ना कि इस जो स्ट्रेस है ना वो इस एग्ज़ाम का पार्ट एंड पार्सल है। आप ईयर लॉन्ग जर्नी है और आप कहीं भी रुक जाते हैं, इंटरव्यू के स्टेज पे भी रुकते हैं तो आपको वापस प्रीलिम से स्टार्ट करना है। तो डेफिनेट है कि स्ट्रेस होता है। उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके पास एक क्लोज ग्रुप होना चाहिए, कोई 2-3 फ्रेंड्स होने चाहिए जिससे आप डिस्कस कर सको, या कभी लग रहा है कि आज पढ़ाई में मन नहीं है तो थोड़ा उनके साथ चले गए। आपकी अगर कोई हॉबी है तो उसको परस्यू करिए, ये नहीं कि आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं और आप अपनी हॉबी को टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने माइंड को रिफ़्रेश करती है। और पेरेंट्स का और सिबलिंग्स का मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर मुझे कभी भी कुछ लो फील हुआ है तो मेरे मम्मी पापा भाई बहन उनने बहुत सपोर्ट किया, उनने मुझे हार नहीं मानने दिया। तो ये एक्चुअल में मुझे लगता है कि मेरी नहीं उनकी सफलता है। ओके मैम, ग्रेट। मैम जैसे कि आपने बताया आप यूपीएससी का पहले तैयारी कर रहे थे। जनरली जो स्टूडेंट होते हैं जो सिविल की तैयारी करते हैं वो पहले यूपीएससी का ही स्टार्ट करते हैं। फिर मैम कितने अटैम्प्ट तक उनको ट्राई करना चाहिए, या फिर ऐसी क्या गलतियां ना करें कि यूपीएससी में ही सिलेक्शन हो जाए, उनको पीसीएस पे ना आना पड़े? देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका कुछ ऐसा डिफाइन नहीं है। Right. कुछ लोगों को एक बार में सफलता मिल जाती है, कुछ लोगों को मल्टीपल टाइम में नहीं चलती। इसमें मेहनत के साथ साथ मुझे लगता है कि एक लक फैक्टर भी बहुत है, बिकॉज जो भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं मैं उन सबको इक्वलेंट मानती हूँ कि वो सारे ही बहुत हार्ड वर्किंग हैं और डिजर्विंग कैंडिडेट होते Right. हैं। बट उसमें भी आप देखिए कई लोग देखते हैं जो निकल जाते हैं, फिर अगली बार अगर उनका प्रीलिम्स भी नहीं होता है। तो ये एग्ज़ाम बहुत लक फैक्टर का है। इसमें ये डिफाइन नहीं है कि आप 3 अटेम्प्ट लिख लें, 4 अटेम्प्ट लिख दें यूपीएससी का फिर स्टेट की तरफ जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अगर एक जॉब होती है तो उससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जैसे कि अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैं जब लास्ट यूपी पीसीएस का इंटरव्यू देने गई थी तो मुझे मेरे अंदर एक डर तो था कि लास्ट टाइम भी यूपी पीसीएस में नहीं हुआ था, क्या पता इस बार भी ना हो। लेकिन जब मैं इस बार बिहार का इंटरव्यू देने गई तो मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार मेरे पास ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत से रिजल्ट आ रहा है, आपको उसको लेना चाहिए, वो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ओके मैम, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो क्या सोच के किया था, मतलब ओवरऑल आपका मोटिवेशन क्या था? देखिए मेरा मोटिवेशन तो मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं। मेरी फैमिली में कोई सिविल सर्विसेज में नहीं रहा है, बट यही था कि जब मैंने शुरू में देखा था अपने यहाँ के डीएम देखा था, डीएम जबलपुर को, तो मुझे लगा कि अच्छा कि ये भी एक जॉब है। उस टाइम तो समझ में भी नहीं आता था कि क्या है, बस अपने पापा से पूछा तो उनने बोला कि ज़िले के राजा को कलेक्टर बोलते हैं। Okay. तो वो लगा कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी, और जब समझा कि आप इतने मास लेवल में सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सकते हैं तो उसने मुझे मोटिवेट किया, और फिर उसके बाद कभी वापस पलट के नहीं सोचा कि इसके अलावा कुछ और करना है। सो मैम आपने जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो कोचिंग लिया या सेल्फ स्टडी से कैसे किया था? देखिए यूपीएससी के लिए मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ली थी, और उसके बाद से मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह ली है। स्टेट पीसीएस का रहा हो तो चाहे वो यूपी पीसीएस रहा है चाहे बिहार पीसीएस, मैंने दोनों में कोई कोचिंग में मैंने एनरोलमेंट नहीं किया है। वही जो 1 साल कोचिंग का बेस बना था उसी बेसिस में अपने नोट्स बना के और सेल्फ स्टडी से ही किया है। ओके जैसे मैम मल्टीपल एग्ज़ाम्स आपने जैसे आपने बताया था कि 2 साल पहले से ही आपने पीसीएस की तैयारी करने स्टार्ट किया था, तो अभी मुझे लगता है कि 3 साल हो गए होंगे जब आपने प्रीलिम्स दिया होगा, अब रिजल्ट आ गया फाइनली। ओके सो मैम जब आपने पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करी तो आपने 3-4 स्टेट के नाम बताए थे, तो सारे ही आप एक साथ अटेम्प्ट करते गए, जो भी प्रीलिम्स जिसका आता गया मेंस आता गया? देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप किसी भी प्रीलिम्स का सिलेबस देखें तो जो कोर बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो तो सब में सेम है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, इन सब से क्वेश्चन सब में आना है। उसके बाद एक पोर्शन बचता है आपका स्टेट स्पेसिफिक। तो मैंने यही किया कि मैंने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें कमांड अच्छी की, ताकि किसी भी एग्ज़ाम पे, क्योंकि डेट्स बहुत अनसर्टेन होती हैं, कभी आ गया, कभी पैरेलली 2 एग्ज़ाम एक साथ पड़ जाते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि मैंने 4 दिन लगातार यूपी का मेंस लिखा था, और जिस दिन मेंस ख़त्म हुआ था उस दिन रात को ही मैंने प्रयागराज से ट्रेन ली थी। अगले दिन सुबह 6 बजे पटना पहुंची थी और मैंने 12 बजे मेन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखा बीपीएससी का, और उसको क्रैक किया था। तो कई बार ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं, वो आप तभी रेडी रह सकते हैं जब आपके बेस स्ट्रॉन्ग हो, और आखिरी में जब आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके 10-15 दिन पहले आप स्टेट स्पेसिफिक चीज़ पढ़ लीजिए। ओके सो प्री और मेंस दोनों की अगर हम बात करें तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए तैयारी? दोनों को एक साथ करना चाहिए, चाहे यूपीएससी की कर लो चाहे स्टेट पीसीएस की, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन जो है वो मिक्स करके करनी चाहिए बहुत। अगर आप सोचें कि पहले प्रीलिम्स निकल जाए फिर मेंस की तरफ जाएं, तो मेंस में जितना कम टाइम होता है उतने कम टाइम में आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। और अब की डेट में आप देखें तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। जो लोग यूपीएससी लिख रहे हैं वो भी सारे स्टेट्स के भी एग्ज़ाम लिखते ही हैं। तो अगर आप उस तरीके से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोनों मिला के प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे अगर आप 6 महीने 7 महीने बचे हैं अभी एग्ज़ाम को, तो आप पूरा मेंस के भी उसके क्वेश्चंस देखिए, उनको अटेम्प्ट करिए। बट जब आखिरी के 2 महीने बचें तब आपको सोलली प्रीलिम्स पे ध्यान देना चाहिए। ओके मैम, सो एक बेसिक स्ट्रैटेजी बताइए जो कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं। जैसे आपने भी मल्टीपल स्टेट को टारगेट किया, वैसे ही मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट जो हिंदी बेल्ट के स्टेट हैं उसमें तो टारगेट करते हैं कि वो सारे पीसीएस को एक साथ अटैम्प्ट करते रहें। तो जो बिगनर हैं या फिर जिन्होंने अभी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो ये एक पूरा जीएस का सिलेबस कैसे कवर करें 1 बाय 1 करके मैम? अगर आप पॉलिटी के लिए देखें तो मैंने लक्ष्मीकांत के अलावा कभी कुछ नहीं पढ़ा है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़, उसके अलावा मैंने और कोई बुक्स पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, जैसे यूपी पीसीएस है या फिर स्टेट पीसीएस में मैपिंग होता है, तो थोड़ा मैप्स वगैरह को आप एटलस लीजिए, या फिर यूट्यूब में वीडियोज़ होते हैं मैपिंग के, तो मैपिंग उससे कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए देखा जाए तो एंशिएंट और मिडाइवल की एनसीईआरटी और मॉडर्न में स्पेक्ट्रम। उसके अलावा इकोनॉमिक्स देखें तो आप बेसिक इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से कर सकते हैं, या फिर किसी भी, जैसे मैंने मृणाल सर के नोट्स किए थे तो मृणाल सर के नोट्स पढ़ लिया। और उसके अलावा स्टेट पीसीएस में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और इसमें भी बहुत डीप नहीं पढ़ना होता है एनालाइज करके, आप बेसिक जो फैक्ट्स हैं उनको याद कर लीजिए। ये है। बाकी मुझे लगता है कि अगर स्टेट पीसीएस को क्रैक करना है तो पीवाईक्यू आपके लिए मतलब भगवद गीता के समान है। अगर आपने पीवाईक्यू की अच्छे से पकड़ रख ली कि क्या टॉपिक्स पूछ रहे हैं, क्या रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपका सबसे पहला सोर्स होना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो देखिए कि पीवाईक्यू में उसमें से क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप पीवाईक्यूज करिए, ये मेन सब्जेक्ट्स करिए, और करंट अफेयर्स का अच्छा वेटेज है। आप बीपीएससी देखें चाहे यूपीपीसीएस देखें, दोनों में अराउंड 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं। तो वो, और आप ईयरली किसी मैगजीन से कर लीजिए। ओके, सो करंट अफेयर्स के लिए क्या रिसोर्स फॉलो करें? जैसे मैम घटना चक्र वगैरह भी आते हैं तो उसमें पीवाईक्यू और वो सारी चीज़ें रिपीटेडली जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मिल जाते हैं। देखिए, पीवाईक्यू के लिए मुझे लगता है एक आई दृष्टि मैंने फॉलो की है, लास्ट ईयर भी फॉलो की थी, इस बार भी बीपीएससी के लिए भी फॉलो की थी। तो एक आप कोई मैगजीन कर लीजिए, और उसके अलावा आप देखें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो यूट्यूब में ईयर लॉन्ग करंट अफेयर्स करके वीडियो डालते हैं 5-6 घंटे का। तो आप जब खाना खा रहे हैं या फिर शाम को कुछ आपको रात में सोने से पहले लेटे हुए हैं, तो वो वीडियोज़ गो थ्रू कर लीजिए। उससे क्या है, आपका करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाता है। और जब आप 1-2 सोर्स से और देख लें, कई बार एग्जाम में होता है कि रिकॉल हो जाता है कि यार ये मैंने कहीं सुना था। तो मैंने इस तरीके से अपना करंट अफेयर्स किया है। बाकी मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ का इंपॉर्टेंट रोल है। प्रीलिम्स है, मेंस है, कुछ भी है, टेस्ट देने की मतलब टेस्ट अगर दें तो वो बेहतर रहता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। जैसे मैम घटना चक्र बताते हैं पीसेस वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने वो पढ़े, और पढ़े तो क्या तरीका होता है उनको पढ़ने का? देखिए, मुझे लगता है कि घटना चक्र बेसिकली पीवाईक्यू ही है, हाँ। है ना। तो वो पीवाईक्यू मैंने आपको बताया, मेरा वही तरीका था कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ती थी अपने बुक से, उसमें देखती थी कि पीवाईक्यू में क्या टॉपिक्स आए हुए हैं, और फिर उन्हीं टॉपिक्स को मल्टीपल रिवीजन करती थी, ताकि अगर उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो मेरा गलत ना हो। और टॉपिक्स मतलब अगर जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में उन्होंने पूछा कि इंडस में क्या मिला है, तो ये नहीं कि मैं सिर्फ इंडस ही पढ़ूँ, जितनी साइट्स हैं सबके बारे में पढ़ लो कि क्या मिला है, क्या पता अगली बार उससे कुछ आगे पूछ लें। तो बस एक दायरा समझ में आ जाता है कि क्या पढ़ना है, और उससे आगे पीछे जो भी है उन चीज़ों को अच्छे से कवर करती थी। मैम जैसे प्रीलिम्स आपने अटेम्प्ट्स किए हैं काफ़ी बार, तो मैम जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, क्या पोर्शन को आप पहले अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हैं, या फिर आपने इतने अटेम्प्ट दे दिए, आपको क्या समझ आया कि साइंस या फिर ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट को, कौन से सब्जेक्ट को पहले अटैम्प्ट करना चाहिए सो दैट कि पेपर अच्छा हो, या फिर स्टार्टिंग से ही जो नंबर 1 क्वेश्चन आया वो लास्ट तक करते हैं? देखिए, मेरा तो हमेशा स्टार्टिंग से रहा है। मैंने कभी ये मतलब रीजन टारगेट नहीं किया कि पॉलिटी करें या हिस्ट्री करें। हाँ, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में लग रहा है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, और वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस का खेल है, देखिए वो क्वेश्चंस तो सबके पेपर में आएंगे, बट माइट भी अगर आपने शुरू के 4-5 पढ़े, आपको लग रहा है एक भी नहीं आ रहा है, आप 20-25 का स्लॉट स्किप कर दो, 26 क्वेश्चन नंबर से करने लगो, तो वो जो कॉन्फिडेंस जो थोड़ा जाता है ना, वो रिगेन हो जाता है। सो मैम अब मेंस की बात करें स्पेसिफिक, इसमें मैम आंसर राइटिंग करनी होती है, तो आंसर राइटिंग साथ ही साथ अपने सेल्फ नोट्स भी बनाने होते हैं, तो वो आपने कैसे किया?
देखिए सेल्फ नोट्स के लिए अगर आप बीपीएससी देखें तो इसमें क्वाइट प्रिडिक्टेबल टाइप का पेपर होता है। आर्ट एंड कल्चर में देखें तो पेंटिंग्स हैं, एक साल अगर पटना कलाम से क्वेश्चन आ रहा है तो दूसरे साल मधुबनी पेंटिंग में है। तो ऐसे वहाँ पे भी मैंने सेम किया था कि एरिया आइडेंटिफाई किया था कि किस किस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, और फिर मैंने उस पर 2-3 सोर्सेज देखे। इंटरनेट भी आजकल बड़ा सोर्स है, और इवन अगर आप मतलब डिफरेंट सोर्सेज को देख के आप उसमें से निकाल सकते हैं कि क्या अच्छा लग रहा है। तो वहाँ से मैं उस तरीके से देख के निकालती थी क्वेश्चंस, और मार्केट से जाके टेस्ट सीरीज़ लेके आ गई, क्योंकि टाइम नहीं था। जिस टाइम पे इसका बिहार का मेंस था तब मेरा यूपी पीसीएस का इंटरव्यू था जस्ट 6 दिन बाद। तो मेरे पास मेंस में बहुत ज़्यादा कुछ करने का टाइम नहीं था, बस मैंने वही PYQs देखे, क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए, और मैंने एक बार अपने नोट्स बना के जस्ट लिख के देख लिया। और मुझे लगता है कि मेंस में ये बहुत मैटर करता है कि आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, या जो पूछ रहा है वो आप डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं। कई बार बच्चों को लगता है कि मतलब जैसे वहाँ पे 7 पेज का भी आंसर लिखना होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 7 मतलब 38 मार्कर्स में उनने 7 पेज दिए हैं तो आप 7 भरिए, बट जितना काम का है, क्वालिटी कंटेंट है, वो मुझे लगता है कि प्रोवाइड करना चाहिए, और वही मैंने किया था। मैम जैसे आपने बताया टेस्ट सीरीज आप मार्केट से ले आते हैं, जो टेस्ट सीरीज होते हैं मैम वो फिर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो खुद से ही करने होते हैं जो जीरोक्स वगैरह मिलते हैं। देखिए प्रीलिम्स में तो मैं कहूँगी कि आपको जाके टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में वो डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट, आपकी ओवरऑल रैंकिंग क्या बन रही है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मेंस में वो आपके पास नहीं है, आपने लिख दिया, अब आप ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि मैंने कितना अच्छा लिखा, कितना ख़राब लिखा, बट प्रीलिम्स में तो डेफिनेट एक स्कोर आता है, तो वो आपको देना चाहिए। आजकल तो बहुत ओपन मॉक टेस्ट वगैरह भी होने लगे हैं, है ना, आकलन वगैरह नेक्स्ट आईएएस ने कराया, ऐसे बहुत टेस्ट होते हैं आपको। तो आप ओपन टेस्ट में अपीयर करिए, उसमें कम से कम आपको एक रिलेटिव कंपटीशन समझ में आता है, और समझ में आता है कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन मेंस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर वो डिसिप्लिन है कि मैं 3 घंटे रूम पे भी बैठ के और पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। और मैंने यही किया था कि मेंस के टाइम पे पेपर लेके आ गई थी, और शायद उसका रीज़न ये भी था कि टाइम नहीं था इंटरव्यू के कारण, माइट भी टाइम होता तो बैठ के टेस्ट देती। तो ओवरऑल मुझे लगता है टेस्ट लगाना ज़रूरी है, वो आपके डिसिप्लिन के ऊपर है कि आप कोचिंग में जाके लगा रहे हैं या रूम पे बैठ के लगा रहे हैं। मैम जो ऐसे है उसको आपने कैसे किया था, क्योंकि जनरली ऐसे को काफ़ी कई बार मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं और काफ़ी बार काफ़ी कम भी मिलते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मेरा ठीक रहा है, क्योंकि यूपी पीसीएस में भी मुझे 150 में से 100 मार्क्स मिले थे, विच वाज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन ऐसे में मुझे लगता है कि आप जो थीम है सबसे पहले उसको अच्छे से समझिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार क्या होता है हम हाफ कुक्ड समझते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो अवॉइड करिए। 5 मिनट का टाइम लीजिए, बट टॉपिक सिलेक्शन सबसे पहले ज़रूरी होना चाहिए। और जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप ये देख लीजिए कि आप कितने डायमेंशन एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। ये नहीं कि हिस्टोरिकल टॉपिक ले लिया आपने तो पूरा हिस्ट्री पे लिखते गए। हिस्ट्री के टॉपिक को भी अगर आपने लिया तो आज के कंटेम्प्रेरी टाइम से आप उसको कितना जोड़ पा रहे हैं, या इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ ऐसा चल रहा है जो हिस्ट्री से लिंक कर पा रहे हैं। तो जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि आप मल्टीपल डायमेंशंस को कवर कर पा रहे हैं, उन टॉपिक्स को लीजिए और एग्जाम्पल्स को कोट करिए, ताकि जो मुझे लगता है कि जो रिव्यूअर है वो ये चीज़ समझ पाए कि ये बच्चा सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक स्पेसिफिक है, इसका दिमाग जो है वो हर तरीके से चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसे में हेल्प करता है। ओके, और ऑप्शनल क्या रखा मैम आपने? ऑप्शनल यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और यहाँ तो खैर ऑब्जेक्टिव था, क्वालिफाइंग। राइट जी। ओके मैम, जैसे कि CSET भी होता है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए क्या आपने एडिशनली टाइम दिया और क्या रिसोर्स उसके लिए फॉलो किया, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी कैसे कर सकते हैं? देखिए मेरा क्योंकि ग्रेजुएशन मैथ्स ऑनर्स से ही रहा है तो मुझे CSET में उतना टाइम नहीं देना पड़ा है, बट मैं यही कहूँगी कि जो लोग मतलब अपीयर करना चाह रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही एनालाइज करें। जैसे आपको दिखेगा कि परसेंटेज से एवरी सेकेंड ईयर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, या फिर एवरेज से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 4-5 थीम हैं, उसमें आप कुछ मत करिए, यूट्यूब में जाइए, आप एवरेज भी डालेंगे तो बहुत से कोचिंग्स पढ़ाते हैं। आप इवन देखेंगे तो ये CUET, SSC इस लेवल पे भी जो पढ़ा रहे हैं वो लोग भी ये टॉपिक्स और बहुत इलेबरेट लेवल पे कवर करते हैं। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लीजिए और वीडियोस देख लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बस अगर आपने इतना कर लिया तो वो क्वेश्चंस डूएबल हो जाते हैं। राइट मैम, जैसे मैम आपकी तैयारी को 6 साल हमने जैसे डिस्कस किया, अराउंड 6 साल हो गए, तो जो मटेरियल होता है वो बढ़ता चला जाता है जितना टाइम आप तैयारी करते जाएंगे। तो क्या मैम जो आपने स्टार्टिंग में नोट्स बनाए वही नोट्स अभी तक यूज़ कर रहे हैं, या फिर उनको हटा दिया, नए नोट्स यूज़ करें, या फिर वही नोट्स में कुछ जो नई अपडेट्स हुए हैं उनको ऐड ऑन कर लिया है?
देखिए, मुझे लगता है नोट मेकिंग अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, तो मैंने अपने नोट्स हटाए नहीं, बट हाँ, उनको रेगुलर अपडेट तो करना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है और अब के पेपर्स आप कोई भी देखिए करंट से बहुत ओरिएंटेड हैं। मेंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, G20 में क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है कि G20 की मीटिंग इंडिया ने की, तो इस सिमिलर पैटर्न में तो मुझे लगता है कि नोट्स के अपडेशन बहुत ज़रूरी हैं। आपने अगर एक बार बना लिया तो वो कभी ख़राब तो होते नहीं है क्योंकि आपका बेसिक तो वही रहेगा, पर टाइमली अपडेशन ही किया है मैंने। ओके मैम, जो नोट्स आप बनाते हैं तो वो कैसे बनाए जाते हैं नोट्स? जैसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो नोट्स क्या लिखें नोट्स में? अब ऐसे तो पूरा किताब एज इट इज़ नहीं लिख सकते। देखिए, मुझे लगता है कि आप फर्स्ट गो में ना कभी नोट्स मत बनाइए क्योंकि जब आप पहली बार बुक पढ़ रहे हैं आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। वो अगर आप देखें भी तो पहले मुझे भी, जैसे मुझे अपना याद है कि जब फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी तो हर सेकेंड लाइन में मार्कर लगा देते थे, लगता था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले आप एक बार गो थ्रू करिए बुक्स को, वो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा। उसके बाद आप थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए और फिर जब आप सेकेंड रीडिंग वगैरह ले रहे हैं, जब आपको थोड़ा एक बेस बन गया कि हाँ क्या ज़रूरी है, कितना मुझे समझ में आया, उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करिए, तो तब आप थोड़ा वैल्यू एडेड नोट्स बना पाएंगे। राइट। जैसे मैम आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो जो आपने पढ़ाई करी है तो वो एक पेस में करी है? जैसे स्टार्टिंग में आप 10 घंटे 8 घंटे जो भी बना रखा हुआ था वैसे ही आप कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं, या फिर आपने ये भी फोकस किया कि प्रोडक्टिव या फिर क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, आवर्स मैटर नहीं करते? देखिए, मैं तो शुरू से इस चीज़ के सपोर्ट में रही हूँ कि आवर मैटर नहीं करता, क्वालिटेटिव स्टडी मैटर करती है। बट क्वालिटेटिव स्टडी आपकी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने एक दिन 12-13 घंटे पढ़ लिया कि आज बैठ गए कि आज लक्ष्मीकांत ख़त्म करके ही मानेंगे, और 13-14 घंटे पढ़ लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपने बुक्स ही नहीं उठाई, तो वो फिर वो प्रोडक्टिव नहीं कहलाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप 6 to 8 आवर्स पढ़िए, डेली बेसिस में पढ़िए, लेकिन अपना एक टारगेट सेट करिए, उसको अचीव करिए। और डेफिनेटली जब एग्ज़ाम पास में आता है तो वो हो जाता है, 10-12 घंटे की भी पढ़ाई होती है, बट वो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही हो सकती है, पूरे ईयर लॉन्ग नहीं कर पाते हैं। राइट। जैसे कि आप ओल्ड राजेंद्र नगर में रह के तैयारी कर रहे थे मैम, तो मैम जैसे आप भी स्टूडेंट्स को देखते होंगे जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और आपका ऑलरेडी सिलेक्शन, तो अब जैसे मैम आप जो अटेम्प्ट दे रहे थे तो आपको लग रहा होगा कि आपने हर सब्जेक्ट तो आपको ऐसे कि आ रहा है ऐसे करके ना कि रट गया है चीज़ें काइंड ऑफ, तो उससे ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो मैम क्या आप उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे थे जैसे पहले स्टार्टिंग के अटैम्प्ट्स में, या फिर कि हाँ ठीक है अब मेरे से हो ही जाएगा, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए एग्ज़ाम इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना कि इसमें ओवर कॉन्फिडेंस की जगह ही नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो इंटरव्यू भी दे के आते हैं और अगली बार प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वो नेचर ऑफ एग्ज़ाम का है, क्योंकि कोई ऐसा डिफाइंड सिलेबस नहीं है। आपको बस ये पता है कि इस बुक से पढ़ना है, बट कोई ऐसा कभी कुछ भी क्वेश्चन रैंडम भी आ जाता है, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि प्रीलिम्स सबसे अनप्रेडिक्टेबल लेवल है, और जितने डेडिकेशन से मैंने पहले पढ़ा है, मैंने उतने ही डेडिकेशन से हमेशा एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि लास्ट तक जब तक आपका रिजल्ट में नाम नहीं आ रहा है तब तक आप अपने आप को सेलेक्टेड नहीं मान सकते। एक इंटरव्यू लेवल में ज़रूर होता है कि थोड़ा झिझक ख़त्म हो जाती है कि हाँ एक सिलेक्शन है, तो एक बार आप इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, बट प्रीलिम्स और मेंस तो मुझे ऐसा लगता है कि उतने ही डेडिकेशन से देना पड़ता है। मैम जैसे कि मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जब तैयारी स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विस की तो कहा जाता है कि NCERT से स्टार्ट करें, फिर स्टैंडर्ड बुक्स, और उसके अलावा मैम मार्केट में बहुत सारे कोचिंग के स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स रेफ़र करते हैं अपनी तैयारी के लिए, और हर कोचिंग का अलग अलग, किसी का ये पोर्शन अच्छा है, और फिर कुछ लोग छोटे मोटे प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लेते हैं कभी किसी कोचिंग में, तो वो क्या बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता है। तो मैम क्या क्या चीज़ें स्किप की जा सकती हैं, क्योंकि मिनिमम सोर्स ही ज़्यादातर टॉपर सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम रिसोर्स रखिए और सिलेक्शन लीजिए? देखिए, इसमें मैं यही कह सकती हूँ कि स्किपिंग आपकी तब हो सकती है जब आप भीड़ को ना फॉलो करें, रेदर देन अपनी कमियों को एनालाइज करें। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स में थोड़ा ये हो जाता है कि देखा कि इसने ये कोचिंग ज्वाइन की तो मैं भी कर ले रहा हूँ, किसी ने इसका क्रैश कोर्स ज्वाइन किया तो मैं भी कर ले रहा हूँ। मुझे लगता है उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए। अगर सपोज़ कि मेरी इकोनॉमिक्स वीक है, लेकिन एक फ्रेंड पॉलिटी की क्लास कर रहा है, मैं भी पॉलिटी की क्लास करने चले जाऊँ, या वो इस मटेरियल से पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ने लगूँ, तो
तो ये रिसोर्स आपका बढ़ाता ही जाएगा और प्रिपरेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जिस सब्जेक्ट में आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है, आपके स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं, वो आप जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखिए। लक्ष्मीकांत के अलावा भी बहुत सी बुक्स होंगी पॉलिटी पर, मैंने कभी नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे लगता है कि उसको पढ़ के जो मेरे क्वेश्चन हैं वो हो रहे हैं। हाउएवर आपको लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट आपके वीक रह जा रहे हैं, जो बुक से पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहे हैं, उस पर आपको वैल्यू एडिशन कोर्स ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से करके आप अपने रिसोर्स को मिनिमाइज़ कर पाएंगे। सो जैसे कि मैम अभी अराउंड 15 डेज़ बचे हैं बीपीएससी के, तो मैम अभी स्टूडेंट्स को किन मेजर सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका डोमिनेंस ज़्यादा होता है, तो बीपीएससी में कौन से सब्जेक्ट को वो अभी पढ़ें सो दैट कि ज़्यादा स्कोर कर सकें? देखिए, सबसे पहले पॉलिटी, उसको आप अच्छे से करिए। दूसरे नंबर पे जनरल साइंस, साइंस के क्वेश्चंस की वेटेज है। और तीसरे नंबर में आप हिस्ट्री को दीजिए। 3 चीज़ ये हो गई। और 4th नंबर पे आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में दोनों नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वाला और बिहार स्पेसिफिक भी, अगर आप देखें तो 6-7 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स से भी होते हैं। तो अभी जितना टाइम बचा है उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सब जगह भागने की जगह अगर इतने पोर्शन को भी अच्छे से कर लिया जाए तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। ओके, और मैम अपनी तरफ से आप कोई सजेशन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को लास्ट में? देखिए, मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखिए और अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए। किसी किसी को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है। मैंने भी बहुत संघर्ष किया है, बट अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो आई विल विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर लुकिंग इनटू दिस वीडियो। राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। थैंक यू सो मच टू द स्टूडेंट ऑल्सो। आपने मेरी लास्ट टाइम भी स्ट्रैटेजी कवर किया और इस बार भी, तो थैंक यू सो मच। राइट मैम, इट्स माय प्लेजर। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, साथ ही साथ अपनी स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज को बताया। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, साथ ही साथ मोटिवेशन मिली होगी। थैंक यू, जय हिंद।